उसमें ना मेरी गलती थी ना तुम्हारी। ऐसे में हम दोनों क्यों एक दूसरे को इसकी सजा दे रहे हैं? ऐसे बेरुखी से जिंदगी नहीं संवरती। जिंदगी तो वो है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, वो हंसी खुशी के पल। प्लीज पायल, प्लीज फोन उठा लो। बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं, जरूरत है मुझे तुम्हारी। सुनील, राजुल, कृति कहाँ है? मालूम नहीं अंकल, कृति तो हमारे साथ खेलने आई नहीं। लेकिन कृति ने बोला था कि जब डॉल लेकर आएगी वापस तो तुम लोगों के साथ ही खेलेगी। सुनील, राजुल, डॉल लेकर कृति कहाँ गई? तुम लोगों ने देखा क्या? देवेन, बच्चे मना कर रहे हैं ना, बोल तो रहे हैं कि कृति डॉल लेके यहाँ आई नहीं। लेकिन कृति तो बोलकर गई थी कि डॉल लेकर वापस आएगी तो तुम लोगों के साथ ही खेलेगी। पर कृति वापस आई नहीं आंटी, आप किसी से भी पूछ लो। किशोर साहब, हे प्रशांत, क्या हुआ? कृति मिली क्या? साहब, इधर बाजू में जो बिल्डिंग बंद पड़ी है उसमें एक छोटी सी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। ये देखिए साहब, वहाँ के वॉचमैन ने मोबाइल पे फोटो भेजा है। ये अपनी कृति जैसी लग रही है। मैडम एक मिनट मैडम, भाई मेरी बेटी खो गई है। मेरी बच्ची है। बिल्डिंग का काम काफी टाइम से बंद है साहब। मैं यहीं झोपड़े में रहता हूँ साहब। सेठ ने बोला था कि अंधेरा हो जाए तो लाइट चालू कर देना। रोज की तरह सर मैंने आज भी लाइट चालू किया तो देखा वहाँ वो बच्ची पड़ी है साहब। ये लड़की जब अंदर आई तब तू कहाँ था? साहब मैं चाय नाश्ता करने गया था, बस 10 मिनट के लिए गया था साहब। तेरे चाय नाश्ता करते करते कोई लड़की को अंदर लेके आया, यहाँ पर ये सब हो गया और तुझे पता भी नहीं चला? ये सब 10 मिनट में कैसे हो गया बंसी? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं बस 10 मिनट के लिए यहाँ से गया था। और कौन है यहाँ पे? और कोई नहीं साहब, मैं अकेला ही हूँ। सेठ को कितनी बार बोला कि यहाँ 2 लोगों की ज़रूरत है। अगर एक आदमी चाय पानी के लिए गया तो दूसरा आदमी कम से कम यहाँ रहेगा ना, पर वो सुने नहीं साहब। सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। आप बात कीजिए हमसे मैम। मैम, कोई और दिन होता तो कृति इस वक्त अपने दोस्तों के साथ सोसाइटी कंपाउंड में खेल रही होती, पर आज क्या हुआ था? क्या कृति कंपाउंड में वापस आई थी? क्या कोई उसे सोसाइटी के अंदर से ही लेकर गया था और फिर उस पर यह हैवानियत की थी? क्या किसी तरह का कोई उल्लंघन हुआ था? जी इंस्पेक्टर। सेवन मिला? जी नहीं, अक्यूज ने शायद कॉन्डोम यूज किया था। शायद नहीं, 100% उसने कॉन्डोम ही यूज किया था। गेट के बाहर भी छान मारो, हो सकता है जाते वक्त बाहर फेंक गया। सुनो बेटा, ध्रुव भैया कहाँ हैं? पता नहीं पापा, कल बहुत गुस्से में थे, मुझे भी डांटा, फिर कहीं चले गए। कृति, कृति। किशोर जी, क्या आप बता सकते कि क्या हुआ था? कृति अकेले कहाँ गई थी? देवेंद्र जी, बिना आप लोगों की मदद के बहुत मुश्किल होगी। किसी को तो हमें पता ना होगा कि क्या हुआ था, क्योंकि कृति के साथ रेप हुआ है। लता, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैंने बताया तो सही, मैं बिजी हूँ, इमरजेंसी है। और यहाँ नहीं है? शौर्य वेट कर रहा है आपका कब से। सब आ गए हैं, केक काटना है। तो उसे समझाओ मुझे लेट होगा, केक काट ले। सुरेश, आज बर्थडे है हमारे बेटे का। तुम समझते क्यों नहीं लता? यहाँ पर 7 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ है। तो पूरे शहर में एक आप ही पुलिस वाले हैं क्या? आपको ही हर केस पकड़ा दिया रखो फोन, बाद में बात करता हूँ। सर,
हमने क्राइम सीन और बिल्डिंग के आसपास का भी पूरा इलाका चेक किया, कॉन्डम कहीं नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर से ढूंढो। और वो बंसी, उस सिक्योरिटी गार्ड बंसी को उठाओ, उसकी हड्डी तोड़ो, पूछो उसको ये जब कांड हुआ तब साला कर क्या रहा था। कॉन्डम नहीं मिला, नहीं मिला तो रेप और मर्डर करने वाला अपने साथ में लेके गया। ढूंढो। देखिए किशोर जी, आपकी बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, ये सच। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपकी बच्ची की मौत से आप सबको सदमा पहुंचा, लेकिन आप में से किसी ना किसी को तो हमें बताना होगा ना कि क्या हुआ था। कृति कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, वापस क्यों नहीं आई? जिद मत कर कृति, पापा ने बोला है ना सैटरडे को मॉल ले जाएंगे, तब डॉल दिला देंगे। हाँ 3 सैटरडे से बोल रहे हैं वो, अब तो मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई। बिजी थे ना बेटा पापा, इस सैटरडे को पक्का ले जाएंगे। बस झूठ, फिर बिजी हो जाएंगे वो। मैं सोनिया जनरल स्टोर से ले लूं मम्मा, मुझे जैसी चाहिए उस दुकान में है वैसी डॉल। कृति सैटरडे का वेट कर लू ना बेटा, सैटरडे पापा मॉल ले जाएंगे। अब मुझे नहीं जाना उनके साथ, और मुझे मॉल वाली डॉल भी नहीं लेनी, मुझे आज ही चाहिए। यहाँ मिल रही है ना मम्मा, सिर्फ 35 रुपीज की ही है। कृति मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं अभी, मैं ना तेरे साथ नहीं चल सकती आज। आप मत आओ, मैं खुद चली जाऊंगी मम्मा। अच्छा सुन, कल स्कूल से लौटते वक्त ना तेरी डॉल दिला दूंगी। बस नहीं, मुझे आज ही चाहिए मम्मा, दुकान पास में ही तो है, मैं खुद ले लूंगी ना। दे दो ना मम्मा, प्लीज प्लीज दे दो ना मम्मा, प्लीज दे दो ना मम्मा। तू मानती नहीं है ना कभी। ये ले। अच्छा ये कितने हैं? 50 रुपीज। और शॉप वाले अंकल कितना वापस करेंगे? 50 - 35 15 रुपीज। करेक्ट। अब 15 रुपए और वो डॉल संभाल के लेकर आना, ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं डॉल लेके सुनील और राजू के साथ कंपाउंड में खेलूंगी, उसके बाद ही आऊंगी। हाँ बेटा ठीक है, संभाल के जाना। और हाँ, सुनो, ठीक है, ज्यादा मम्मा। लेट मत करना। ठीक है मम्मा। ध्रुव, कुछ खाने के लिए है राजेश? बहुत भूख लगी है यार। आजा। क्या खाएगा? मैं खाने को लेके आता हूँ, कुछ देर ले। पानी लेके आता हूँ। आज यहाँ रुक जाओ राजेश, चलेगा तुझे? ध्रुव, तूने फिर से झगड़ा किया घर वालों के साथ? ठीक है, सो जाइए। मैंने कृति को सिर्फ जाते हुए देखा था। और वापस आते हुए? वापस आते हुए देखा कि नहीं? या हमारी नींद हराम हो गई है और तू सो रहा है? आप कल रात से बता रहा हूँ, मैंने वापस आते हुए नहीं देखा। आप सब एक ही बात कितनी बार पूछेंगे? जब तक तू सच नहीं बता देता तब तक। ध्यान से देख, ये सोसाइटी का गेट, यहाँ से ये 5 मिनट की दूरी पर है सोनिया स्टोर। 5:30 बजे कृति घर से निकली थी, वापस आने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट जोड़ ले। 5:45 तक वो वापस आ जानी चाहिए थी। अब बता, आई थी कि नहीं? मैं 100 बार बोल चुका हूँ, मैंने उसे वापस आते हुए नहीं देखा। तो किसको देखा? कौन था उसके साथ? किसी को तो देखा होगा जिसके साथ कृति गई थी। ये देख, यहाँ से सोसाइटी के लेफ्ट में 5 मिनट की दूरी पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जहां से हमें बच्ची की लाश मिली। जो भी था तेरे सामने से कृति को लेकर गया था, तूने देखा कैसे नहीं? 100 बार बोल चुका हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं देखा साहब। हाँ मैडम, हमने भी सुना, बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ सुन के बहुत बुरा लगा। हम यहाँ सांत्वना बटोरने नहीं आए हैं घनश्याम जी। ये बताइए, दुकान से बच्ची किसी के साथ गई थी? बच्ची तो अकेले ही आई थी और अकेले ही गई, कोई नहीं था उसके साथ। अंकल वो वाली डॉल दीजिए ना। ये लो बेटी, ये लो। अंकल ये 50 रुपीज है और 15 रुपीज वापस दो। अरे वाह बेटा, तुम तो पूरा गणित करके आई हो। हाँ अंकल, 50 - 35 = 15 रुपीज। तो ये लो पूरे 15 रुपए। हाँ, मैंने उसे एक 10 का नोट और एक 5 का सिक्का वापस दिया था। बच्ची डॉल लेकर वापस चली गई। कहाँ गई थी? अपनी सोसाइटी में? नहीं मैडम, वो मैं नहीं देख पाया क्योंकि कस्टमर थे ना, उसमें बिजी हो गया था। अच्छा, सोसाइटी तक नहीं देखा होगा, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उस पर नजर तो पड़ी होगी। कोई था उसके साथ? बोला ना मैडम, नहीं देख पाया। यहाँ किसी दुकान में सीसीटीवी है? मेरे यहाँ तो नहीं मैडम, किसी और के यहाँ तो मुझे नहीं मालूम। आसपास कोई एटीएम? हाँ, आगे जाकर राइट साइड में एक एटीएम है, लेकिन वो सोसाइटी की तरफ तो नहीं है।
नहीं देखा था साहब, कितनी बार बोलूं, सब मैं अकेले यहाँ पर ड्यूटी करता हूँ। मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या देखूँ। एक बच्ची को तो देख नहीं पाया तू? जरा बता, वहां बैठ के कौन से तीर मारते रहता है तू? क्या क्या नहीं करवाते हैं वो लोग मुझसे। पंप चालू करना, सोसाइटी के बच्चों का झगड़ा छुड़वाना, और उस झगड़े की भी जवाबदारी मेरी होती थी। लोग मेरे से बोलते थे कि तू ड्यूटी पर था तो झगड़ा कैसे हो गया। साहब, ऐसे में अगर कोई लड़की बाहर चली जाती है और ये सब हो जाता है तो उसका भी जिम्मेदार मैं ही। और ऊपर से बीवी का अलग चिल्लाना। कहती पूरे दिन क्या करते रहते हो, घर का काम क्यों नहीं करते। उस बेचारी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया है, चिल्लाई तक नहीं। आजू बाजू में किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। प्रशांत ये बता, सोसाइटी में कोई है जो ऐसा कर सकता है? नहीं मालूम साहब। कृति के पापा किशोर का किसी से कोई लफड़ा? किशोर साहब के झगड़े के बारे में किसी और से सुनने की क्या जरूरत है। सोसाइटी में कोई भी बता देगा कि सबसे ज्यादा कौन चिल्लाता है। ए पीटर, ये पानी क्या तेरे बाप का है क्या? किशोर साहब, फादर में मत जाओ, ठीक है? आवाज नीचे रख, और आखिरी बार बोल रहा हूँ तेरे को, इतना पानी बर्बाद नहीं कर सकता, समझे तू यहाँ पर बैठ के सोते रहता क्या रे प्रशांत? और तू डरता क्या उस पीटर से? वो एक एक गाड़ी पर 4-4 बाल्टी पानी डालता है, तू उसको बोलता क्यों नहीं कुछ? सब आप लोगों ने तो रखा हुआ है उसे गाड़ी धोने के लिए, अब मैं क्या बोलूं? तू किस चीज का बकार ले रहा है? हाँ, यहाँ पर काम करने वाला सब कुछ बर्बाद करके जाएगा, तू उसको बोलेगा नहीं कुछ? क्या है भाई, सोसाइटी को कचरा पट्टी समझ के रखा है क्या? ये पिज्जा का पैकेट यहाँ पर क्यों फेंका? सॉरी अंकल, गलती हो गई। अरे बार बार होता है तो गलती नहीं कहते उसको। तुम लोगों का रोज का नाटक है। तुम लोग बीपीओ वाले एक्सेंट झाड़ झाड़ के अपने आप को क्या लंदन अमेरिका वाले समझने लगे हो क्या? हाँ, यहाँ पर वो सब नहीं चलेगा। कल से अगर कचरा खुले में दिखा ना तो तुम लोग सोसाइटी में नहीं दिखोगे। कृति के साथ जो हुआ, क्या वो उसके पिता किशोर साटम के व्यवहार और बात बात पर लोगों पर गुस्सा करने का नतीजा था? क्या कोई ऐसा था जो इस क्राइम के जरिए किशोर को चोट पहुंचाना चाहता था? ध्रुव, ये ले रख, काम आएंगे तेरे। और सुन, से ड्रग्स मत लेना, छोड़ दे भाई ये सब, बर्बाद कर देगा। अच्छा खासा परिवार है तेरा, माना कि चिल्लाते होंगे और झगड़ा भी होता होगा, लेकिन माँ बाप हैं वो तेरे, शुक्र मना कि तेरे साथ हैं वो। कल शाम को हुए, अभी भी फोन पे है। ये डॉल कितने की है? 50 रुपए की। नहीं है, थोड़ी और चाह लीजिए ना। हाँ। ए सुनील, इधर आ। कितनी बार बोला तेरे को ये लड़की लोग के साथ नहीं खेलने का? तो और किसके साथ खेलूं? और आपको क्या मतलब? फ्रेंड्स हैं हम, साथ में खेलते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये चुप कर कृति, तेरा बाप काफी है बोलने के लिए, उसकी जगह मत ले। मेरे पापा को कुछ मत बोलो। तू गया नहीं अभी तक? अभी जा रहा हूँ राजेश, शायद ज़्यादा रात फिर आऊँ, अपने घर नहीं जाना चाहता यार। तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया पूजा? मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे सैटरडे को ले जाऊंगा। तुमने मारा है हमारी बच्ची को, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है उसके साथ। ऐसे क्यों बोल रहे हो किशोर? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि पूजा खुद कितने सदमे में है? उसे अकेले जाने क्यों दिया? उसे अकेले जाने क्यों दिया? धीरज रखो किशोर, धीरज रखो। किशोर जी, किसी ने कृति को किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा, लेकिन ये बात तय है कि कोई उसे ले जरूर गया था, कोई ऐसा जिसे वो जानती थी, और इसीलिए बिना शोर शराबा किए चुपचाप उसके साथ चली गई। ये 15 रुपए, ये 10 की नोट, 5 का सिक्का, उसे भी किसी ने हाथ में लगाया। और कृति की डॉल, वो भी जैसी की तैसी वहीं पे थी। आपकी बच्ची के साथ बहुत दर्दनाक तरीके से रेप हुआ है किशोर जी, पर कुछ नहीं मिला। कॉन्डम यूज किया गया था, और ये काम किसी राह चलते पीडोफाइल या सेक्सुअल एडिक्ट ने नहीं किया। किसी ने जानबूझकर, सोच समझकर आपकी बच्ची को टारगेट किया। ये काम किसी ऐसे शख्स का हो सकता है जिसके मन में आपके प्रति बहुत गुस्सा था। शायद उस गुस्से के ज्वालामुखी का शिकार हुई आपकी बच्ची, ताकि दर्द आपको पहुंचाया जा सके। आप सही बोल रहे हैं सर। कोई अगर उसके मन की ना सुने तो किशोर लोगों से चिढ़ जाता था, सोसाइटी के कमेटी मीटिंग में भी वो शुरू हो जाता था। तब तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए किशोर जी से। लगभग सभी, किराएदार हो या मकान मालिक, सोसाइटी के वर्कर्स भी उससे चिढ़े बैठे होंगे।
बस उसके बर्ताव की वजह से। प्रीति दुकान से डॉल लेकर निकली तो थी, लेकिन सोसाइटी तक पहुंची नहीं। कोई रास्ते में उसे बहला फुसलाकर पास वाली खाली बिल्डिंग में ले गया और ये किया। देवेंद्र जी, जाने अनजाने में किशोर जी ने किसी को बहुत गहरी चोट पहुंचाई होगी। भूपेन चौरसिया हो सकता है सर, हमारा पहला सिक्योरिटी गार्ड। प्रशांत से पहले वो था यहाँ। अभी कहाँ वो? पता नहीं सर, लेकिन सोसाइटी की फाइल में उसके घर का एड्रेस मिल सकता है। और एक बात सर, छोटे बच्चों को लेकर थोड़ा विकृत टाइप का था ये भूपेन। जा घरी जा, जा जा जा, बाहर मत घूम, आईकडे जा। क्या कर रहा था बेसाले? हाँ, कुछ नहीं साहब, बच्चे चॉकलेट नहीं खोल पा रही थी तो उसे खोल के दे रहा। हमें लगा कि भूपेन की आदत थी बच्चों के साथ ऐसा करने की। जब प्रशांत ने मामला कमेटी के सामने रखा तो हमने उसे तुरंत भगा दिया। ये इससे पहले भी कोई बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव किया उसने? किया ही होगा, लेकिन उस दिन तो पकड़ा गया ना। कहाँ मिलेगा ये भूपेन? ये भूपेन चौरसिया यहीं रहता है? हाँ मैडम, यही रहता है। कहाँ गया, आपको कुछ पता? नहीं मैडम, वो तो नहीं पता है। हाँ, पर कल रात को मैंने उससे देखा था कि जा रहा था, उसके हाथ में बैग था मैडम। ये रे भूपेन चौरसिया की फाइल और ये उसकी फोटो। एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है सर, रात को घर से भागा भी है। हम पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ जा सकता है। सिर्फ पता मत लगाओ सुरेश, पकड़ो उसे जल्दी से जल्दी। उसके अलावा कोई है लिस्ट में? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्दी पेश करो उसे और फोटो भेजो उसकी अभी। मुझे 1 घंटे में प्रेस के सामने जाना है। पर सर अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सिर्फ सस्पेक्ट है वो। तुम फोटो भेज दो सुरेश। मीडिया वालों का शोर नहीं सुनाई दे रहा तुम्हें? प्रेस के सामने कोई चेहरा तो रखना होगा ना, वरना उनके शोर से कितने कान खड़े हो जाएंगे तुम जानते हो। जी सर। सर, ये गार्ड भूपेन चौरसिया कल रात ही निकला है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जौनपुर है इसका गांव। वहां जाने वाली कल रात की सारी ट्रेन्स में सर्च जारी है। सर। जल्दी पकड़ो इस भूपेन को। यस सर। पुलिस ने पूरी शिद्दत से सोसाइटी के पुराने गार्ड भूपेन चौरसिया की तलाश शुरू की। मुंबई से उत्तर प्रदेश जाने वाली सभी ट्रेन्स में भूपेन को ढूंढने की खबर पहुंचा दी गई। इलाके की हर दीवार पर भूपेन का चेहरा था। पुलिस ने उसके लिए हर संभव जगह पर जाल बिछा दिया था। राजेश, मुझे ध्रुव कुछ ठीक नहीं लगता यार वो थोड़ा परेशान है मयूर। तुझे उसमें अपना अतीत दिखाई दे रहा है क्या? तू खुद को देख रहा है ना उसमें? यार मयूर, मैं तुझे कैसे समझाऊं यार, मुझे ध्रुव ना बस थोड़ा परेशान लगता है। तेरी मदद उसे और परेशान करेगी। तेरी मदद के पैसे से वो ड्रग्स लेता है, इतना तो तुझे भी समझ में आता होगा। तू ही बता, ड्रग्स ने किसकी परेशानी दूर की है जो उसकी करेगी? यार मुझे नहीं पता यार मयूर। ऐसे ना उसकी परेशानी खत्म होगी ना तेरा दुख कम होगा। तुझे लगता है ये दान धर्म करने से तुझे उस दर्द से आराम मिल जाएगा जो तेरे माँ बाप ने और पायल ने तुझे दिए? हाथ कैसे लगाया तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जा निकल जा इस घर से। चली जाऊंगी, लेकिन तुमसे बदला लेने के बाद जैसे तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। तेरी जैसी अड़ियल के साथ शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो किसी और के साथ करने वाले थे? जाओ, चले जाओ, उसी के साथ जहाँ जाना हो। जाओ ये घर छोड़कर। ये घर मेरा है, समझी? जाएगी तू यहाँ से। ऐसे ही चली जाऊँ? याद रखना, अगर मैं गई तो ये घर भी नहीं बचेगा। इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा मुझसे। यार मयूर, यार आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तू संभाल लेना। कहाँ जा रहा है तू? फिर से उस पायल के पीछे? नहीं यार, कृति के घर। ये कैसे हुआ? गार्ड भूपेन चौरसिया कभी वसई से बाहर गया ही नहीं। वो अपने घर से कुछ ही दूर एक लॉज रूम में छुपा हुआ था। भूपेन चौरसिया, हम जानते हैं तुम अंदर हो। भागने का कोई रास्ता नहीं है। खिड़की से तो सोचना भी मत, बाहर भी पुलिस है। भागने की कोशिश भी की तो गोली मार देंगे। खोल।
कृति नहीं रह पाए, किसी ने उसका रेप करके मार दिया उसको। मुझे क्यों बता रहे हो राजेश? मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। मुझे फिर से इन सब चीजों में नहीं पड़ना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। मैं अपना टैक्स दो। भैया आप कोई भी गाड़ी ठीक कर सकते हो? हाँ, कोई भी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई सी भी मशीन ठीक कर सकता हूँ मैं। तो मेरी 2-3 डॉल्स ठीक कर दोगे? टूट गई है वो। बिल्कुल मैडम, आपकी सारी डॉल्स ठीक कर देंगे। तो फिर पक्का? पक्का। और अगर हम नई डॉल ले ले तो? वाह, दिला दो ना, मेरे पास एक सेट कम है, अभी एक नई वाली आई है। तो ठीक है, हम कल ही चलते हैं, मैं कल ही दिला देता हूँ। यस। पायल, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? हाँ, लेकिन अभी सोचना भी मत। अरे अरे क्या मतलब? अभी मैं 22 साल की हूँ, कम से कम 5 साल तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तुम इतना टाइम लोगी? फिर तो मुझे 2-3 चाहिए। 3? बिल्कुल भी नहीं। खिलाओगे क्या उन्हें और पढ़ाओगे कैसे? महंगाई देखिए कितनी है। तुम उन सब की चिंता मत करो ना, मैं कमाऊंगा भी तो। देखो तुम ये सब टेंशन छोड़ो, हम अच्छे से पाल लेंगे उन्हें। पायल, मुझे ना कृति जैसी बेटी चाहिए। कितनी प्यारी है ना वो। किशोर भाई जैसे भी है, चिड़चिड़े, खड़ूस, मगर पूजा भाभी और वो एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर तुम बार बार इन चीजों को याद करते रहोगे, अपने पेरेंट्स की बनाई हुई दुनिया से तौलते रहोगे, वो तो गलत है ना। पता है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मैं रोता नहीं था, डरा सहमा नहीं रहता था। जरूरी तो नहीं ना राजेश, जो पहले हुआ वो आगे भी हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। पहले क्या हुआ, इन बातों को सोचकर खुद को तकलीफ देने से बेहतर है हम आगे की सोचें। नमस्ते किशोर भाई। मुझे आज ही पता लगा किशोर भाई, बहुत बुरा लगा। बदला लिया है मुझसे। किसी ने मेरा गुस्सा मेरी बच्ची पे निकाला। फोन क्यों कर रहा है राजेश? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर तुझे क्या चाहिए अब? छह महीने पहले सोसाइटी में जो मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैंने पास वाली सोसाइटी में काम पकड़ लिया था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू भागा क्यों? मैं डर गया था साहब। उस दिन किशोर साहब से जो मेरा झगड़ा हुआ था, मुझे लगा सोसाइटी में सब लोग मुझ पे शक करेंगे, इसलिए भाग गया था साहब। तू भागा इसलिए क्योंकि तूने किया है और तू जानता था कि हम तुझ तक पहुंच जाएंगे। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मान ले भूपेन, वरना मैं 4 गवाह खड़े कर सकता हूँ जिन्होंने तुझे कृति के साथ देखा था। साहब कैसे मालूम है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं, और सब बच्ची थी। जो आप इंसान मुझ पे लगा रहे हैं, उसे सोच के भी घिन आती है। नया क्या तेरे लिए? सोसाइटी की छोटी बच्चियों को गोद में बिठा के क्या करता था तू? सब कसम खा के कह रहा हूँ साहब, उस दिन किशोर साहब को बहुत बड़ी गलती हो गई थी साहब। साहब मैं सिर्फ बच्ची को खिला रहा था साहब। कृति को भी खेलने के बहाने ले गया था ना? साहब मैं कभी किसी को खुद से नहीं बुलाता साहब। वो सोसाइटी वाली बच्ची नीलम खुद चल के मेरे पास आई थी, चॉकलेट लेकर। पन्नी नहीं खोल पा रही थी। मैं भूल गया था कि मैं गार्ड हूँ, गरीब हूँ।
मेरा किसी बच्ची को प्यार से छूना इस दुनिया को रास नहीं आएगा। सब आप बताइए, आपने कभी किसी बच्चे को प्यार से देखकर हाथ फेरा होगा तो क्या आपकी भी नीयत खराब है? नहीं ना साहब, ये सारे बहुत अजीब लोग हैं। पुलिस हो या गार्ड, जो इनकी रखवाली करता है, इनके लिए जागता है, उन्हीं से दूर भागते हैं, उन्हीं पे शक करते हैं। साहब, मैं 6 साल की बच्ची का बाप हूँ। मेरा परिवार जौनपुर में रहता है। इतनी आमदनी नहीं है कि मैं उन्हें यहाँ रख सकूँ साहब, इसलिए इन बच्चों को मैं खिला लेता था और इन बच्चियों में मैं अपनी बिटिया को देखता था साहब। अब इन्हें क्या समझा, क्या कहे इन्हें साहब, और मैं क्या सफाई दूँ अपनी साहब? भूपेन चौरसिया के नाम पर कोई कंप्लेन नहीं है सर, कोई हिस्ट्री नहीं है। उसकी नहीं सर, में पूछा सब क्लीन है सर। उल्टा वो तो उसके काम से बहुत खुश है, भरोसा करते हैं उसे। हमने भूपेन के घर के आस पड़ोस में भी पूछताछ की। उसकी नेबर गंगा का भी यही कहना है कि अच्छा आदमी है। तो क्या समझे, डर के भागा था? हो सकता है सर। मतलब कोई और है जिसने उसका गुस्सा किशोर की बच्ची पर निकाला? शायद कोई जो हमारे सामने ही है पर अभी तक हमें नजर नहीं आया। कोई अनजान आदमी तो नहीं है सर, ना ही किसी राह चलते सरफेरे का काम लगता है। ना बच्ची का चेहरा बिगाड़ा गया, ना उसके कपड़े इधर उधर हुए। कहाँ गया था तू? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। जिधर आपके झिक झिक ना सुनाई दे। क्या बोला तू? छोड़ दो उसे उसके हाल पर, मत बात करो, पलटकर जवाब देगा वो। हाँ, मत बात करो मुझसे, और कोई मुझ पे हाथ नहीं उठाएगा। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बच्चा नहीं हूं। नहीं तो क्या पलट के मारेगा मेरे को? बाप पे हाथ उठाएगा? किशोर, आज दुष्यंत का बेटा ध्रुव दिखा मुझे। उस दिन के बाद आज दिखा है। पूरे 3 दिन नहीं था वो सोसाइटी में। अरे अंकल, अपना काम करो ना। आपके पैसे पे जी रहा हूँ क्या? अरे यहीं से फेंक दूंगा नीचे। चल उठ, चल तू दुष्यंत के पास। आज तुझे बताता हूँ किसके पैसे पे जी रहा है तू। अरे क्यों टांगा डाल मेरी लाइफ में? आपके घर पे करता हूँ क्या? कमरे का बैठ, लेके आ। कृति के पिता किशोर साटम ने एक 21 साल के लड़के को सोसाइटी के टेरेस पर ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था। इसके अलावा हाल ही में हुई ऐसी बहुत सी घटनाएं थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कृति के साथ जो हुआ था वो उसके पिता किशोर साटम को दर्द देने के लिए किया गया था। डरो मत बेटा, हम है ना। बताओ क्या हुआ था? मम्मी को तो बता देता। आपको पता था, फिर भी आपने सबसे छुपाया। शीला, क्या बताया था इसने? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे कुछ नहीं, बच्चा है, कुछ भी बोलेगा। मम्मी को क्या बताया था सुनील? क्या किया था ध्रुव भैया ने बेटा? ध्रुव भैया ने गुस्से में आके मुझे मारा था, और कृति ने जब मना किया तो उससे बोले कि तुझे और तेरे बाप को भी मारूंगा। ध्रुव भैया मुझे और कृति को कभी एक साथ खेलने नहीं देते, बहुत चिढ़ते हैं उससे। ये बात आपको छिपानी नहीं चाहिए थी। किशोर बच्चा है ये, इसकी बात पे क्या जाना? और ध्रुव भी तो बच्चा ही है अभी। बच्चा नहीं है वो, 21 साल का है। सुनील ने बताया, फिर भी इस बात को आप लोगों ने छुपाया। गलत आदत लग गई थी उसे, पर अब वो सुधर गया है। उसका नाम मत घसीटिए इस पे, वो ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। किशोर, मैंने तुम्हारे सामने कितना मारा उसे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, और करेगा ना तो मैं खुद जान ले लूंगा उसकी। 50 रुपए भी नहीं तुम लोगों के पास। अरे तुम लोग से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मुझे पता है तुझे क्यों चाहिए। छोड़ दे अपनी आदत ध्रुव, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? देखिए, बर्बाद तो तुम लोगों ने की है। क्या किया है मेरे लिए अभी तक? हाँ? 2 जुलाई 2019 कृति के साथ हुए दर्दनाक और हिंसक हादसे से एक दिन पहले ध्रुव की अपनी मां से पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी। पैसा नहीं मिलने पर वो घर छोड़कर चला गया था। ध्रुव की सुनील और कृति से नोकझोंक भी उसी दिन हुई थी। राजेश, ध्रुव को पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा था ना वो ठीक नहीं है। वो कृति जिसकी फोटो दिखाई थी तूने, सब बोल रहे हैं कि ध्रुव ने किया था। गुस्सा निकाला था मैंने, तो क्या हुआ? अपने भाई को भी तो डांटा था। मुझे कृति पर रोज गुस्सा आता था। जब भी उसे अपने भाई के आसपास देखता, और नहीं भी देखता तो मुझे उसमें किशोर दिखाई देता। अब सुकून मिल गया तुझे अपना गुस्सा उस पर उतर कर?
हाँ मिल गई। तूने ऐसा क्यों किया ध्रुव? वो सिर्फ साथ की थी, उसे तो भला बुरा भी समझ में नहीं आया होगा। क्यों ध्रुव, क्यों? सिर्फ उसके बाप पर गुस्सा था इसलिए? मुझे उस बच्ची से कोई मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ किशोर से बदला लेना चाहता था। मैं अपने भाई को उसकी बेटी के साथ नहीं देख सकता था। बेवजह पीछे पड़ गया था मेरे। मैं जो कर रहा था टेरिस के कोने में कर रहा था। उसे क्या मिला मेरे घर जाकर? ये सब करने के बाद तूने कॉन्डम कहां पे फेंका? कॉन्डम? कौन सा कॉन्डम? जिसका यूज करके तूने रेप किया था कृतिका। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? ए ध्रुव, सीधे सीधे पूछ रहा हूं, सीधे सीधे जवाब दे, वरना जानवरों की तरह बर्ताव करना मुझे आता है। बोल। मारोगे आप जैसे मेरा बाप मारता था तो मारो। अब कुछ नहीं होता मुझे। खुद तो क्लर्क बन गए, मेरे लिए इंजीनियर का सपना देख रहे। खुद तो पढ़े नहीं और मुझे मार मार कर दिन रात पढ़ाना चाहते हैं। बहुत मार खाई है। आपको लगता है मार खाने से मैं मान जाऊंगा? तो मारो मुझे। कॉन्डम कहां फेंका तू? मेरा दिमाग खराब है आपका। मैंने नहीं किया उसके साथ। तूने बताया ना किशोर से बदला लेना चाहता था तू? हाँ लेना था बदला। सबकी जिंदगी में जहर घोल रखा था उसने। खुद को प्रिंसिपल समझता है, लेकिन उसके लिए कृति के साथ मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी वो जानती थी कि मैं चिढ़ता हूं उससे, तो चुपचाप वैसे ही आ जाती मेरे साथ। हाँ मैं चिढ़ता था उससे, किशोर का गुस्सा निकालने के लिए। सबकी लाइफ खराब कर रखी है उसने। वो बेचारा राजेश शांति से रह रहा था, मुश्किल से लाइफ बन रही थी उसकी। उसने सब बर्बाद कर दिया। कौन राजेश? क्या फर्क पड़ता है? और कितने नाम गिनाऊं आपको? बेचारा पायल के साथ रह रहा था। क्या फर्क पड़ रहा था किसी को? क्या जरूरत थी उसकी लाइफ में झांकने की? और वो पीटर कितना पानी वेस्ट करता है, क्या फर्क पड़ता है किशोर? मैं ड्रग्स लेता हूं अपने पैसे से, किशोर के पैसे से तो नहीं लेता। कौन है राजेश? राजेश यादव पहले यहाँ रहता था। हाँ, एक लड़की भी थी उसके साथ में, पायल नाम था। पायल? हाँ हाँ याद आया। आप उस राजेश यादव की बात कर रहे हो? जी। ये किशोर जी का राजेश के साथ क्या हुआ? राजेश यादव। जी मैडम। चलो, तुमसे कुछ पूछना है। सब? ये तो हमारी सोसाइटी में किराए पे रहता था। हे भगवान, मुझे अब याद आ रहा है। सब इसी को तो मैंने देखा था हमारी सोसाइटी के आसपास घूमते हुए। दो तीन बार दिखा था गेट के बाहर, पता नहीं क्या कर रहा था। सर, ये राजेश यादव तो कब से चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कुछ नहीं किया, क्यों लेकर आए, कुछ भी नहीं। ये उसके रिकॉर्ड्स जुवेनाइल होम में भी रह चुका है। सर, इसके नाम पर तो अलग अलग केसेस हैं, चोरी, रॉबरी। माँ बाप के अलग होने के बाद घर से भाग गया, 14 साल का था। फिर चोरी चकारी शुरू की, कुछ 4 साल पहले एनजीओ की कांटेक्ट में आया। उसके बाद भी कोई क्राइम सर? नहीं, उसके बाद एकदम नॉर्मल लाइफ। अभी अपने दोस्त के साथ मिलकर गैरेज चला रहा है। 8 महीने पहले तक तुम उसी सोसाइटी में थे, पायल गोडबोले के साथ। एविडेंस है हमारे पास। 3 जुलाई की शाम को तुम सोसाइटी के बाहर दिखे थे। क्यों? उस 7 साल की मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था राजेश? उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बेकसूर थी। अरे राजेश भैया, आप कैसे हैं? अरे कृति बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ये क्या लेके आए? ये डॉल लेने गई थी, देखो कितनी अच्छी है ना। तो बहुत सुंदर है, एकदम आपके जैसे। पायल दीदी कहाँ है? कितने दिन हो गए, आप लोग अभी मिलने ही नहीं आए। अरे तो मैं वही तो करने आया हूँ। पायल दीदी ने भेजा मुझे आपके पास, वो वेट कर रही हैं आपका। चलोगी? हाँ, मुझे पायल दीदी से मिलना है। चलो।
ये राजेश ठीक ठाक लड़का है, कल शाम को मिला था, थोड़ी ड्रिंक्स ली हमने साथ में। अच्छा लड़का है वो। मैंने बोला उसको जल्दी से बच्चा कर लो, पायल के साथ फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन पहले दोनों को शादी तो कर लेने दो। शादी तो कर लेने दो मतलब क्या बोल रही हो तुम? अरे बिना शादी के बच्चा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? तो क्या वो दोनों शादीशुदा नहीं है? हाँ पूजा। अभी तो नहीं हुई शादी, लेकिन 1-2 साल में कर लेंगे ऐसा बोल रहे थे। और तुम ये सब कब से जानती हो? बहुत पहले से। बट तुम क्यों उनकी लाइफ में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? अगर मैरिज सर्टिफिकेट दिया है सोसाइटी को उन लोगों ने, उनके मकान मालिक प्रताप ने भी कहा कि उनकी शादी हो गई है, वरना कमिटी रहने थोड़ी ना देती उन्हें। म्हणूनच सांगितलं असेल ना, इसीलिए बोला होगा कमिटी में। कि तुला कळतंय का? सिर्फ बोला नहीं है, सर्टिफिकेट दिया उन्होंने। जाऊ द्या ना, अच्छे लोग हैं वो लोग। तो क्या वो हमको धोखा देंगे? रियली सॉरी देवेंद्र भाई, किशोर भाई, सच में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोगों को कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था। तो आ गए यहाँ पर गंदगी फैलाने को? हाँ? ये जाली सर्टिफिकेट बनाया क्या तूने? लेकिन हम लोग 1-2 साल में शादी कर लेंगे। प्रताप शिंदे बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता ये सब। वो उनको भी नहीं बताया था हमने। क्या? अरे पायल, इसके घर वालों का कोई आता पता है नहीं, तुम्हारे घर वालों को मालूम है क्या? हाँ? नंबर दो उनका, मैं ही उनको बताता हूँ क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। किशोर भाई क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज प्लीज। किशोर भाई, किसी को आज तक कोई परेशानी नहीं हुई हमारे रहने से। हमारी एक छोटी सी लाइफ है, शांति से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हमने कोई क्राइम नहीं किया है। कुणाला माहित क्राइम किया है कि नहीं? झूठ बोल के इतने दिनों से रह रहा ना यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ। राजेश, ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाना क्राइम है, ऊपर से हमें जो चीट किया वो अलग। फ्रॉड है ये, फ्रॉड। देवेंद्र भाई समझो ना, हमने बहुत कोशिश की, हमें फ्लैट नहीं मिला, वरना हम ऐसा क्यों करते? अरे ऐसे बिना शादी के काय को चाहिए फ्लैट तुमको? हाँ? और पता नहीं क्या क्या चल रहा था यहाँ पर, कोई धंधा वंदा तो नहीं चालू किया? ये ज्यादा हो रहा है किशोर भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? पिछले 2 साल से मैं और पायल साथ में, और 2 साल में हमारा शादी करने का प्लान भी है। शादी करने का प्लान है? अरे बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। हाँ, फैमिलीज रहते हैं, ये धंधा कहीं और जाके चलाओ। उस दिन पायल के बारे में जो कहा गया वो ठीक नहीं था। उस इंसिडेंट ने पायल को तोड़ दी। गलती कोई भी करेगा, लेकिन अंजाम हमेशा मैंने भुगता है। सोसाइटी के उस इंसिडेंट के बाद पायल ने मुझे छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरे माँ बाप ने अपनी नई लाइफ शुरू कर दी, पीछे अपने बच्चे को भूल गए। उनके जाने के बाद बस एक पायल ही थी जिसने मुझे संभाला हुआ था। मैं एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था सर, लेकिन किशोर सतम ने उसने सब बर्बाद कर दी। प्रीति बच्ची थी सर, मैं उसके साथ ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उस किशोर सतम को सबक सिखाना चाहता था, एक ऐसा सबक जिसे वो कभी ना भूल पाए, जैसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसा करने से क्या मिल गया तुझे? तेरे माँ बाप मिले, पायल वापस आई, कुछ तो सोचना चाहिए था। उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी वजह से मेरी कृति की मौत हुई है। अब समझ में आया तुम्हें दूसरों की जिंदगी में दखल देने का क्या नतीजा होता है? क्यों किया तुमने ऐसा? और अब किसकी जान लोगे? राजेश और पायल की जिंदगी में घुसने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उन लोगों की जिंदगी के साथ तुमने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी किशोर। मेरी बच्ची चली गई। किशोर, तुमने मारा मेरी कृति को। हाँ, तुमने मारा मेरी कृति को। मेरी कृति तुम्हारी वजह से चली गई। मेरी बच्ची। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे राजेश। तुम आगे क्यों नहीं बढ़े? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी जिंदगी, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी खत्म थी। तुम कुछ भूल कर भी आगे नहीं बढ़ सके, हमेशा वहीं अटके रहे। क्यों? क्योंकि तुम इन्हीं दुखों और मुसीबतों को अपना घर बना चुके हो। कभी इनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहा तुमने। और ये जो तुमने कृति के साथ किया है ना, अब जियो तुम जिंदगी भर उसी में। क्या गलती थी उसकी? यहाँ वो बेचारी बच्ची थी,
तुम्हें बहुत मानती थी वो। ये क्या कर दिया तुमने राजेश, ये क्या कर दिया? चार्जशीट तैयार है सर। बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों को समझने में। कहाँ जाती होगी उनकी इंसानियत? होता क्या होगा कि छोटी बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर जाते हैं। क्राइम की फाइलों में दबे ऐसे केसेस को पीडोफिलिया कहा जाता है। ये एक तरह की विकृत मानसिकता है। इसमें इंसान बच्चों के लिए अपनी विकृत इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता है। और इस तरह के केसेस में यह भी देखा गया है कि अपराधी के मन में पीड़ित परिवार के लिए एक गुस्सा, एक द्वेष होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। बदकिस्मती से यह द्वेष परिवार के बच्चों पर उतरता है, क्योंकि अपराधी के लिए वो सबसे आसान और कमजोर शिकार होते हैं। इस तरह के केसेस में अक्सर अपराधी पीड़ित का परिचित होता है और वो कई बार पूरे केस के दौरान उनके आसपास ही बना रहता है। ये समझ पाना लगभग असंभव है कि किसके मन में क्या पनप रहा है और कौन बच्चों से बदला ले सकता है। वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी दूसरे की जिंदगी में दखल देने से, सामाजिक तौर पर कुछ बोलने से या उनके बारे में किसी तरह की राय रखने से उस इंसान को दुख पहुंचता है, तो ये उस इंसान को बदला लेने के लिए उत्तेजित कर सकता है। ऐसे तथ्यों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आज के दौर में चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर व्यवहारिक जीवन में, अति संवेदनशीलता साफ झलकती है जो किसी अंजाम की परवाह नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दें और अच्छा और सुरक्षित भविष्य दें। और आलोचनात्मक होने से पहले सोचिए और सतर्क रहिए। ये कोई साधारण विष की दुर्गंध नहीं। अरमान, बोला था ना टीवी बंद करो। आपा पढ़ रही है ना? जो कि केवल विष अमृत के पहाड़ से ही प्राप्त किया जा सकता। लेकिन रानी परी, हम तो विष का अमृत ले आए थे पहाड़ से। अरमान, टीवी बंद करो। अब्बू प्लीज थोड़ी देर आओ। आप देख रहे हो ना, शबनम बाबा पढ़ रही हैं अभी। चलो फौरन बंद करो। शाबाश। शबनम, बेटा एग्जाम कैसे रहे आपके? अच्छे गए अब्बू। कल हिंदी है ना? नहीं अब्बू, कल साइंस है, फिर हिंदी। खूब मन लगा के पढ़ाई करना। सुनिए, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रजिया, मेरा खाना भी लगा दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। अभी? हाँ, किसी से मिलना है। किससे मिलने जाना है? वैसे जानता नहीं, अजनबी है, कुछ काम धंधे की बात करना चाहता है। सुनिए, देर मत कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसी को पता नहीं था कि यह आखिरी बार था जो अफजल अपने घर से निकल रहा था। अम्मी, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा रही हूँ। अगर मेरी आँख ना खुले ना तो आप उठा देना। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं शबनम, मैं तेरे अब्बू को कब से फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे। फोन साइलेंट पे होगा अम्मी। मिस कॉल देख के खुद कर लेंगे अब्बू कॉल। आप इतना परेशान मत हो। हमने बटुआ चेक किया, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। सर, हो सकता है फोन इसी आदमी का है। जी। फोन लॉक्ड है। अगर कॉलर ने फिर से फोन किया तो पता चलेगा ये आदमी कौन है। शबनम, शबनम उठ, मुंह धो ले, पढ़ने बैठ जा। अब्बू आ गए? नहीं। नहीं?
साहब कोई रजिया है। हेलो अफसर, कहाँ हैं आप? मैं रात से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर संतोष बोल रहा हूँ, मिलन नगर थाने से। पुलिस? ये अफसल कहाँ है? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, बस आप हॉस्पिटल आ जाएं जल्दी। क्या? मेरे शौहर अफजल टेलर थे, अपनी दुकान है उनकी। आपके शौहर जबलपुर बाईपास रोड पर क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता साहब। कल शाम में अफजल घर आए, खाना खाया और फिर बाहर चले गए। बस इतना ही कहा कि ऐसे जानता नहीं, अजनबी है, कुछ काम धंधे की बात करना चाहता है। हमने अभी हिट एंड रन का केस रजिस्टर किया है। ये कुछ सामान है उनका जो उनकी बॉडी से मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाभी, अल्लाह हिम्मत दे। मेरा और अफजल का बचपन का साथ था। भाभी, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिए। किसके दिल में क्या है, कौन अपने दिल में आपके लिए बैर रखे हुए है, ये कोई नहीं कह सकता। एक रात में एक परिवार उजड़ गया। एक रोड एक्सीडेंट में अफजल शेख की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, लेकिन उसकी बीवी रजिया शेख को यह शक था कि उसे मारा गया है। क्या यह सिर्फ एक वहम, सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट था या फिर एक मर्डर? साहब, मुझे लगता है कि अफजल उस रात जिस अजनबी आदमी से मिलने गए थे, उसने जानबूझकर उन्हें कुचल दिया। लेकिन अभी तो एक्सीडेंट ही लग रहा है। पोस्टमार्टम में कुछ आया नहीं। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ CCTV नहीं था, पर किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ बताया नहीं। आपका कहना है वो अजनबी था, पहली बार मिलना। आपके पति के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला, तो भला अजनबी ऐसा क्यों करेगा? साहब, ये आप पता लगाइए। मेरे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी नहीं थी तो कोई मर्डर क्यों करेगा? जरा सोचिए इस बारे में। कत्ल ना से एक्सीडेंट तो है, और मैं चाहती हूँ कि ये जिस किसी ने भी किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अपने पर कहर टूटने के बावजूद रजिया में एक जुनून था कि अफजल का गुनहगार पकड़ा जाए और उसे सजा हो, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम मुजरिम के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाई थी। लेकिन रजिया ने हार नहीं मानी। पूरे 6 महीने वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही, दलीलें करती रही, और फिर एक दिन साहब वो अफजल के नहीं मिल रहा वो आदमी जिसने आपके पति का एक्सीडेंट किया। इसका मतलब अफजल को और मुझको किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आपसे गुजारिश है, आप हमारा और अपना वक्त जाया ना करें। केस क्लोज कर दिया हमने। अनसुलझे करार देकर कई केसेस क्लोज किए जाते हैं। ऐसे केसेस सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या आक्रोश क्लोज किया जा सकता है? रजिया के मन में एक आक्रोश था, एक अधूरापन था। कम से कम रजिया से तो आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा। और फिर अफजल को खोने के पूरे 3 साल के बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिससे इस क्लोज्ड केस की तकदीर फिर से खुल गई। सचिन सचिन होगा, लेकिन अपना विराट किसी अलग मिट्टी का बना हुआ है भाई। 2016 में किया था कांड। कहाँ किया था? यहीं अपना जबलपुर बाईपास।
उड़ा दिया था गाड़ी। तूने सच में किसी को उड़ाकर मार डाला? क्या कर रहा है भाई, धीरे बोल। लेकिन तू ऐसे कैसे किसी अजनबी को? हाँ, प्रवचन मत दे। उन्होंने सुपारी ली थी। 1 लाख रुपए की बात हुई थी, साले ने 20,000 दिया, 80,000 अभी भी बाकी है उसके पास। तू अपना मुंह मत खोल देना किसी के सामने साले, समझा? नहीं यार, मुझे क्या करना? पंकज भाई, अरे यार बबलू आ जा रहे यार, बबलू ये तो पार्टी शुरू हुई है। बबलू तू पी। पंकज भाई, लाला, ये 2 लोग बाहर गए, देखा तूने? क्या हुआ? नहीं जानता क्या उन्हें? क्यों जानने लगा? ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है? खबरी के कान कभी धोखा नहीं देते साहब। वो बंदा पक्का सुपारी की ही बात कर रहा था। तूने आगे कुछ की? उस बंदे को ढूंढने की कोशिश की? किया ना साहब, पूरा हफ्ता रोज चील की तरह ठेके पे नजर रखी मैंने, लेकिन वो दोनों बंदे फिर आए ही नहीं। कौन से गैंग के लिए काम करता है? पुलिस के गैंग के लिए, पुलिस का खबरी हूँ। तो उन्होंने कोई कांड किया क्या? कांड नहीं तो अपना काम नहीं। मेरा काम करें लाला, मेरा नंबर ले, और दोनों यदि यहाँ दोबारा दिखे ना तो उनकी फोटो खींच, उनका डिटेल निकाल और मुझे बता। लाला ने अभी तक कोई फोन नहीं किया? नहीं किया सर। उसका आर्टिस्ट के साथ बैठकर स्केच बनवा सकता है, जिसे तूने देखा? जो बंदा डींग हाँक रहा था उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ ये दोबारा टकरा जाए ना, दिमाग की घंटी जरूर बजेगी। जगह कौन सी बताई जहाँ उसने किसी को कुचला था? जबलपुर बाईपास के पास 2016 में। हम तब के केसेस खंगालेंगे, लेकिन पंकज, तूने जिनकी बातें सुनी उन्हें ढूंढना जारी रख। जी साहब। मिश्रा, कातिल आज़ाद घूम रहा है, मतलब केस अनसुलझा रहा होगा और क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई होगी। एक काम करो, तुम और आसमा 2016 में जबलपुर बाईपास पर जितने भी एक्सीडेंट केसेस हुए सबकी फाइल मंगवाओ। सर, जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 जबलपुर बाईपास रोड के सारे एक्सीडेंट केसेस हैं। स्टडी करते हैं। खबरी द्वारा दी गई इस टिप ने एक खोज की शुरुआत की, उस अनसुलझे एक्सीडेंट केस फाइल की खोज जिसकी क्लोजर रिपोर्ट 3 साल पहले ही फाइल हो चुकी थी। बहरहाल नियति इस केस को दोबारा खोलने पर तुली थी। सर, पंकज की टिप से मैच होते हुए 2 केसेस मिले हैं। पहला केस एक अज्ञात औरत का है, वो जबलपुर बाईपास रोड के पास मरी हुई मिली थी, लेकिन उसकी कभी पहचान नहीं हो पाई। दूसरे केस में पहचान हो पाई सर, कोई अफजल शेख था 2 व्हीलर पर। हिट एंड रन का केस रजिस्टर्ड हुआ था पर कभी सॉल्व नहीं हुआ। क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई। गुड। और एक बात सर, इस अफजल की पत्नी रजिया शेख ने स्टेटमेंट दिया है कि अफजल उस रात को किसी अजनबी से मिलने के लिए जा रहा था। उसने कहा सर कि उसे भी शक है कि एक्सीडेंट का केस नहीं है, किसने मर्डर किया उसके पति का। लगता है वही केस है। इस रजिया शेख को ट्रेस करो। अरमान, रुक, टिफिन रखने दे। अब्बू लेट हो रहा है। हाँ बेटा आया। चलो। सुनिए, आपका भी टिफिन रेडी है, ले जाओ। हाँ, अच्छा सुनो, बाजार से कुछ लाना? नहीं, कुछ नहीं लाना। चलिए। हाँ, आप लोग जाओ। बाय बाय अम्मी। बाय बेटा। रजिया शेख का घर यही है ना? जी हाँ। तुम कौन हो? आप कौन है? सर, मैं रजिया का शौहर सदाब खान। क्या बात है? तो अफजल शेख? जी, अफजल मेरे पहले शौहर थे। 3 साल पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। कुछ पता चला किसने किया था? आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं? आप बताएंगे भी कि क्या पता चला? दरअसल एक टिप मिली हमें। अफजल का एक्सीडेंट नहीं था, शायद उसका मर्डर था। मुझे पता था, मुझे पता था, मैं कहती रही। मार डाला है किसी ने अफजल को। उस रात हर रोज की तरह दुकान से घर लौटे, खाना खाया और निकल गए। वैसे जानता नहीं, अजनबी है, कुछ काम धंधे की बात करना चाहता है। किसी पर शक? उस अजनबी पर जिससे अफजल उस रात मिलने गए थे।
शादाब, आप करते क्या हैं? सर वो मेरी स्टेशनरी की दुकान है। आप दोनों कैसे मिले? हम पड़ोसी थे। अफजल की मौत और मेरी बीवी फातिमा से अलग होने के बाद हम दोनों अकेले हो गए और पिछले साल हमने शादी कर ली। एफआईआर में आपकी एक बेटी का भी जिक्र है, शबनम। तब वो 10वीं में थी, अभी कहाँ कॉलेज गई? शबनम हमारी शादी के खिलाफ थी, तो उसने घर छोड़ दिया, खुद से रहती। मैंने रोका था शबनम को, शादाब ने भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन शबनम ने नहीं सुनी हमारी। अभी कहाँ रहती हो? जी यहीं जबलपुर में, एक प्राइवेट ऑफिस में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पे काम करती। शबनम का घर का एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर लिख लीजिए। शादाब, ये सब क्या है? पता नहीं रजी। जी, शबनम शेख, अफजल शेख की बेटी। मुझे वो शादाब पसंद नहीं। क्यों? कुछ किया है उसने तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट केस फिर से ओपन कर रहे हैं। हमें शक है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कत्ल हुआ था। कत्ल? हाँ शबनम, लेकिन इस वक्त हमें यह भी शक हो रहा है कि तुम कुछ जानती हो जो हमें बता नहीं रही, कुछ तो छुपा रही। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, मुझे बस सुनकर शौक हो गया। लेकिन हमारे बताने के पहले से तुम हमें शॉक्ड लग रही थी। शबनम प्लीज, तुम हेल्प कर सकती हो हमारी? क्या तुम नहीं चाहोगी तुम्हारे अब्बू का कातिल पकड़ा जाए? बताओगे नहीं तुम्हें किस पर शक है? मुझे कैसे किसी पर शक हो सकता है? सच में मैम, मुझे कुछ नहीं पता। 3 साल में काफी डेवलपमेंट हुई है शेख परिवार में। जी सर। लड़की जरूर कुछ छुपा रही है सर। और ये शादाब भी बॉडी लैंग्वेज से काफी नर्वस लग रहा था। रजिया भी सर, काफी कोशिश करी थी नॉर्मल रहने की, लेकिन साफ दिख रहा था अंदर कुछ चल रहा है। इस मर्डर का तगड़ा मोटिव दिख रहा है। रजिया और शादाब का अरसे से अफेयर रहा होगा। अफजल रास्ते का कांटा था। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के डिटेल्स निकलो। रजिया, शादाब और वो पहला शोहर मरहूम अफजल शेख। साहब, 3 साल पहले हुआ एक एक्सीडेंट केस अब मर्डर केस मालूम हो रहा था, जैसा कि उस वक्त रजिया को लग रहा था। लेकिन उस वक्त न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़ित की पत्नी इस वक्त संदिग्ध मालूम हो रही थी। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या घर की दीवारों में दीमक काफी पहले से लगी हुई थी और क्या किसी अपने ने ही अफजल के खिलाफ अपने दिल में बैर पाल रखा था? सर, आसमा, क्या खबर? आपका शक सही निकला सर। रजिया और शादाब का अफेयर अफजल की मौत के काफी पहले से चल रहा था। अफजल के जाने के बाद ही इनका निकाह हुआ, लेकिन उसके पहले शादाब की पहली बेगम फातिमा ने तलाक दे दिया शादाब को, तभी खिल टूट गई थी। अभी कहाँ है फातिमा? वो अपने जबलपुर की नहीं थी, वो तो लौट गई अपने मायके शाहपुरा गांव में। सर, मैंने शादाब की पहली बीवी फातिमा को ट्रेस कर लिया, बुलाया उसे। सर, मैं अफजल शेख की दुकान पर गया था। अब वो दुकान उसका कारीगर चलाता है, मंगेश। साबी दुकान अफजल भाई की खुद की नहीं थी, उन्होंने एक सेठ से लीज पर ली थी और मैं पहले से उनके नीचे काम कर रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद रजिया भाभी को दुकान नहीं चलानी थी, तो उनसे मैंने ले ली। अफजल शेख के काफी करीब रहे होगे तो मंगेश, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सब दुश्मनी करने और निभाने के लिए फुर्सत भी तो लगती है ना। और अफजल भाई तो हमेशा से अपने काम में मगन रहते थे और जो भी वक्त मिलता वो अपने बच्चों के साथ बिताते। इस बात की पूरी संभावना है कि अफजल का मर्डर हुआ है। कुछ तो हुआ होगा। पता होता कुछ तो 3 साल से चुप नहीं बैठता साहब। अफजल के दिल में बच्चों के लिए जगह थी, बच्चों की माँ के लिए नहीं। कोई तो मसला हुआ होगा मियाँ बीवी के बीच में, जो ये दरार आई। सब मोहल्ले वालों का कहना है उन्होंने अफजल और रजिया के बीच कभी कोई झगड़ा होते नहीं देखा, ना कभी सुना। सारे झगड़े चीख चीख के कहाँ होते हैं, वार खामोशी से भी किए जाते हैं। मुझे लगता है अफजल और रजिया के रिश्ते को समझने के लिए हमें पहले शादाब और उसकी बीवी फातिमा को समझना जरूरी है। बुलवाओ तीनों को। शादाब और मेरी शादी हमारे घर वालों ने तय की थी, अरेंज्ड कहते हैं जिसे। पहले 2 साल जब तक हम बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, शादाब मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर जवाब देते गए शादाब बदल गया, या यूं कहिए कि उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ये
डॉक्टर ने इंदौर वाले स्पेशलिस्ट का नंबर दिया है। इस डॉक्टर का नाम भी पहले वाले डॉक्टर ने दिया था और उस डॉक्टर का नाम भी किसी न किसी ने दिया था। सभी दूसरे डॉक्टर का नाम ही दे रहे हैं और हम पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं, लेकिन हमको बच्चा क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह ना करे, अभी अभी हमारी उम्र ही क्या है? हाँ, आप ऐसे उम्मीद मत खोइए, हम और एक बार कोशिश करेंगे ना। फातिमा, आज के बाद इस घर में बच्चे का जिक्र तक नहीं होगा। मैं एक बार और कोशिश कर हार का मुंह नहीं देखना चाहता। खुदा के वास्ते मुझे थोड़ा सुकून दे दो बस। एक तो बच्चा नहीं होने का टेंशन था और दूसरी तरफ मेरा बिजनेस भी डाउन था, काफी डाउन था। इसलिए मैंने बच्चे के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। फातिमा से टोटल दूर हो गया। और रजिया के करीब हो गए, अफेयर शुरू हुआ उसके साथ? शुरुआत दोस्ती से, हमदर्दी से ही सर। फातिमा, तुम मेरे घर जाओ और शबनम का होमवर्क चेक करो। मुझे शादाब से जरूरी बात करनी है। क्या कहना आपको? इंदौर के डॉक्टर से एक बार बात क्यों नहीं कर लेते तुम? शादाब, देखिए फातिमा कितनी कोशिशें कर रही है। अगर अल्लाह में आने चाहिए। अल्लाह में आप फैसला कर चुके हैं रज़िया। जबलपुर के सबसे बड़े डॉक्टर जोशी मुझे बोल चुके हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन फातिमा मां नहीं बन पाएगी। या अल्लाह, तुमने ये बात फातिमा को बताई है? बताई है, घुमा फिरा कर, साफ लफ्जों में नहीं बताई। यूं कभी मां नहीं बन सकती, मेरी हिम्मत नहीं होती उससे बताने की। और आप भी खुदा के वास्ते उसे कुछ मत बताना, वरना वो खुद को मेरी गुनहगार समझेगी, बैठेगी। मैं जानबूझकर उसे तीखी बात करता हूँ ताकि वो मुझसे कुछ उम्मीद न रखे, क्योंकि अब कोई दवा फातिमा को मां बना नहीं सकती। और मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। ये दर्द मुझे रात दिन खाता है, किससे कहूं मैं? क्या करूं मैं? रोहित, चुप हो जाइए। उस दिन हमारे बीच एक कड़ी, एक डोर बंद गई, दोस्ती और हमदर्दी के परे। उसके बाद क्या हुआ? हम मिलने लगे, पहले मोहल्ले के बाहर। और तुम्हें भनक कब लगी? कभी नहीं, मैं तो रजिया को अपनी आपा समझती थी। पकड़े कैसे गए? अफजल ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। अफसर, आप आज जल्दी आ गए? देर हो गई, लेकिन तुम कहां से कहां पहुंच गई रज़िया? अफसर, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। शादाब को फोन मिलाओ और बुलाओ उसे। शादाब को? लेकिन क्यों? क्यों? रज़िया, ये सवाल अपने आप से पूछो, क्यों? शादाब को फोन कर और बुलाओ उसे यहां। कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ, कुछ नहीं जानना मुझे। बस तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद सब नहीं। ये कहानी अभी इसी वक्त खत्म हो जानी चाहिए। अंदर बच्चे हैं मेरे, बड़े हो रहे हैं। अगर उन्हें कुछ पता चल गया या किसी ने कुछ बता दिया ना, तो कसम खुदा की ठीक नहीं होगा। तुम दोनों ने अपना रिश्ता तो तोड़ा नहीं और अफजल को मार दिया। साहब, शादाब पर मुझे पता था आप यही सोचेंगे। साहब, आप यकीन करें या ना करें, मैं अफजल को कभी धोखा नहीं देना चाहती थी। ये डायलॉग हफ्ते में कम से कम 2 बार तो हम सुनते हैं रज़िया। कत्ल का प्लान कैसे बनाया वो बताओ।
साहब कोई प्लान नहीं बना। अफजल ने मुझे घर में बंद करके रखा था। एक तरीके से ये मेरे लिए अच्छा ही था। मैंने शादाब से पूरी तरह बातचीत बंद कर दी। शादाब ने भी कोई कोशिश नहीं की। अफजल के हमें पकड़ लेने के बाद मैंने और शादाब ने एक दूसरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। एक बार अफजल तुम्हारी नजरों के सामने से इस दुनिया से दूर क्या हुआ? तुम और रजिया फिर से पास आ गए, एक हो गए। हम एक जरूर हुए सर, पर अफजल को मारकर नहीं। मैं भला अफजल जैसे अच्छे इंसान का कत्ल क्यों करता? वो बहुत ही अच्छा इंसान था सर। और आप ही बताइए, कौन आदमी अपनी बीवी और पड़ोसी की ऐसी हरकत बर्दाश्त करता? उसने न सिर्फ खुद की और अपने घर की इज्जत का सोचा, बल्कि उसने मेरे खानदान की इज्जत का भी सोचा। इसलिए सर मेरे दिल में उसके लिए बड़ी इज्जत है। अफजल के इंतकाल को एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि रजिया और शादाब का अफेयर फिर से शुरू हो गया, और इस बार मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। उसी दिन मैं अपने मायके चली गई और हम दोनों का तलाक हो गया। तुम्हें लगता है कि शादाब ने अफजल को मरवाया? नहीं, मुझे नहीं लगता शादाब इतना गिर सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। क्या पता इंसानियत भी अंधी हो जाती होगी। अफजल, शादाब और रजिया के बारे में पुलिस ने हर मुमकिन हर छोटी से छोटी जानकारी हासिल की, पर कहीं भी वो कड़ी नहीं मिल पा रही थी जो शादाब और रजिया को अफजल के कत्ल से जोड़े। एक खबरी की टिप से एक अनसुलझे एक्सीडेंट केस को फिर से खोला गया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। क्या यह अनसुलझा केस अनसुलझा ही रहने वाला था, या फिर पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग लगने वाला था जो इस केस को नई दिशा देता? जी, आप लोग कौन है? अरे आप लोग कौन है और मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। पर सर मैंने किया क्या है? चलो अंदर। साहब एक बार तो बताइए कि मैटर क्या है? मैटर मर्डर का जो 3 साल पहले हुआ, जबलपुर बाईपास रोड पर गाड़ी से कुचलकर मार डाला और मारा तुम्हारे दोस्त ने, जो 1 महीना पहले मस्तानी बार में डींगे हाँक रहा। नाम बोल उसका, बोल। खामोश रहेगा तो खाल उधड़ेगी। शुरू हो जा, बोल। बोलता हूँ सर। बोल बोल, नाम बोल उसका। धर्मेंद्र नाम है उसका, खुद की टैक्सी है, यहीं बहादुर नगर में रहता है सर। बहादुर नगर? सर बहादुर नगर में तो शादाब की स्टेशनरी की दुकान है। धर्मेंद्र को अफजल की सुपारी किसने दी? माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। धर्मेंद्र ने मुझे आगे कुछ नहीं बताया था। धर्मेंद्र इस वक्त कहाँ होगा? घर पर होगा साहब। फोन में ला से और बोल अभी के अभी तो उसको मिलने उसके घर पर आ रहा है। हेलो, हाँ सुनील बोल, क्या हुआ? धर्मेंद्र भाई वो बस ऐसे ही फोन किया था। कहाँ हो आप? घर पर ही हूँ, क्या हुआ बोलना। नहीं वो बस मैं सोच रहा था आपसे आकर मिल लूं। हेलो धर्मेंद्र भाई। हाँ सुन रहा हूँ, आजा, मैं घर पर ही हूँ। क्या हुआ अजय, आप अचानक इतने परेशान लग रहे हैं? कौन है आप लोग, ऐसे कैसे? क्राइम ब्रांच, धर्मेंद्र को बुलाओ तुरंत। 10 मिनट हुए वो बाहर गए, बोले रात भर घर नहीं आएंगे। क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? मर्डर। क्या? 3 साल पहले उसने एक आदमी का मर्डर किया था। वो अगर तुम्हें फोन करता है तो तुम सीधे सीधे हमें फोन करके बताओगे, समझ में आया? सर धर्मेंद्र अंदर नहीं है। जैसे वो आपको कांटेक्ट करे इस नंबर पे आप हमें फोन करके बता दीजिए। ये धर्मेंद्र शहर छोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, हम उसे भागने नहीं दे सकते। शहर की हर जगह सील करवा दो। जी सर, मैं सारे थाने, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर हाई अलर्ट की रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। और सर ये धर्मेंद्र का फोटो सर्विलेंस पर डाल दो, कॉल कर सकता हूँ। बेड़ा कर खलील भाई, लगता है पुलिस वाले अफजल का केस फिर से खोल रहे हैं। क्या? तुझे कैसे पता चला? अरे पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए मेरे घर पर आई थी, बाल बाल बचकर भागा हूं मैं। लेकिन तेरे बारे में पुलिस को कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन
बेहतर इसी में है ना खलील भाई कि मुझे इस झमेले से बाहर निकालो। 5 लाख रुपए मेरे मुंह में ठूसो, नहीं तो मेरा मुंह पुलिस वाले के सामने खुल जाएगा। बकवास मत कर, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझे? मैं ऐसा कर सकता हूँ खलील भाई। मेरी सुपारी के पैसों में से ना अभी भी 80,000 आप ही के पास है। 4-5 दिनों के लिए तो अंडर करूंगा, तब तक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। 3 दिन मैं फोन करूंगा और पैसे का आप इंतजाम करिए, और अगर नहीं हुआ ना तो पुलिस वाले के पास जाके मैं सब कुछ बोल दूंगा। हेलो, खलील बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हो रहा खलील? पुलिस अफजल का केस दोबारा खुलवा रही है। धर्मेंद्र को उठाने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन वो बच के निकल गया। ये कब हुआ? और पुलिस वालों को धर्मेंद्र के बारे में कैसे पता चला? मुझे कुछ नहीं पता। धर्मेंद्र 3 दिन के लिए अंडरग्राउंड होने को तैयार हो गया, लेकिन बदले में वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। अगर पैसे नहीं मिले तो पुलिस के सामने जाकर अपना मुंह खोल देगा। पुलिस मुझ तक भी पहुंच सकती है। खलील, पुलिस तुम तक पहुंचने तो पहुंचने दो। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? और धर्मेंद्र को कहो कि अंडरग्राउंड रहे, जब तक उसे कहा ना जाए बाहर ना निकले, समझे? सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस धर्मेंद्र की फोन पर सबसे ज्यादा बात खलील इब्राहिम के साथ हुई है। ये खलील ट्रैवल एजेंसी का मालिक है। तुरंत सर। हाँ पंकज, ये धर्मेंद्र जो है चाय की टपरी पे काफी बैठता है, और ये टपरी शादाब की दुकान के जस्ट बगल में है। देख लो साहब, कुछ तो कनेक्शन दिखता है। सर पंकज कह रहा है कि शादाब का इस धर्मेंद्र के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। पक्का होगा। उठाओ शादाब को। लगता है इस केस की सही क्लोजर रिपोर्ट बनाने का वक्त आ गया। 6 साल धर्मेंद्र मेरे यहाँ ड्राइवर था, फिर उसने 2 साल पहले लोन से टैक्सी खरीदी, मेरी नौकरी छोड़ दी और अभी खुद का बिजनेस चलाता है। तो फिर वो तुम्हें बार बार फोन क्यों लगाता रहता है? वो इसलिए कि वो अपना लोन नहीं चुका पा रहा था। उसे अपनी नौकरी वापस चाहिए। उसे 80,000 वापस चाहिए थे। जी? अफजल के मर्डर के सुपारी के 80,000 बैलेंस। कौन अफजल? कैसा कत्ल? कौन सी सुपारी? और सर ये सब आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? सुपारी तुमने दी थी खलील। तुमने कहा धर्मेंद्र ने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। अफजल का मर्डर हुआ 3 साल पहले। उस वक्त धर्मेंद्र तुम्हारी एजेंसी में नौकरी करता था। तब उसके पास खुद की गाड़ी भी नहीं थी। उस हिसाब से तो मर्डर में यूज की गई गाड़ी तुम्हारी रही होगी। नहीं मैडम, ये सही नहीं है। यही सही है। और धर्मेंद्र तुम्हें बार बार फोन उस बैलेंस 80,000 के लिए करता था। सर मुझे लगता है आप मुझे कोई और समझ। ये अफजल कौन है मैं सच में इसे नहीं जानता। देखिए आपने जो सवाल किए मैंने उसका सही ईमानदारी से जवाब दिया। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहूंगा कि आप लोग मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, जाओ जाओ। हाँ जाओ। खलील याद रखना, धर्मेंद्र घर से भागा, तुम नहीं भाग पाओगे। बोल। मैं चाय तक नहीं पीता साहब। मुझे कैसे पता कि चाय की टपरी पे कौन धर्मेंद्र आता है? इस आदमी ने अफजल को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। इस आदमी को मैंने अपने दुकान के आसपास देखा है, चाय की टपरी पर, जैसा आप बोल रहे हैं ना साहब। लेकिन इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है साहब। मेरा यकीन कीजिए, मेरा अफजल के कत्ल से भी कोई ताल्लुक नहीं है साहब। सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से धर्मेंद्र, शादाब और रजिया के बीच कोई फोन कनेक्शन नहीं है। एक कॉल भी नहीं। शायद ये शादाब सच बोल रहा है। तो खलील के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल। उसका शादाब, रजिया, अफजल किसी के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। तो फिर धर्मेंद्र को सुपारी किसने दी? क्योंकि सुपारी तो दी गई। धर्मेंद्र घर से भागा है और ये स्नेह झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अफजल शेख कहाँ का रहने वाला? सो जब उसकी पड़ोसी से बात हो रही थी तो वो बोली सरूनी गांव को बिलोंग करता है। पूरी फैमिली वहीं रहती थी। 8 साल पहले शिफ्ट हुए हैं। इस धर्मेंद्र के लिए तलाश जारी है। कमिश्नर एक टीम लेकर सरोनी गाँव जाए, देखते हैं कि अफजल शेख की मौत के सुराग फिर गाँव में तो नहीं सकते। शादाब, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना? क्या आपने अफजल को मरवाया है? क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि अफजल का कत्ल मैंने करना है? मेरी आंखों में आंखें डालकर अपना सवाल पूछो रजी। मेरी तरफ देखो। क्या ये आंखें खूनी की लगती है? अफजल के खूनी की? मैंने किसी को सुपारी वाली नहीं दी रजी। तकदीर का लिखा जो होना था बस वो होता गया। मेरे बात का यकीन कर।
ये ज़मीन जिस पर मैं खेती कर रहा हूँ ये दरअसल अफजल भाई की ही है। पिछले 5 सालों से मैं ही इस ज़मीन पर खेती कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खुद से मुझे कभी भी किराया या अनाज के बारे में नहीं पूछा। अल्लाह के बंदे थे वो, बहुत नेक। अच्छा, अफजल के गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी इस जमीन को लेकर या किसी और मसले को लेकर, या बाप दादों वाली दुश्मनी? मैंने तो उन्हें कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं देखा। अच्छा, इस गांव में अफजल का कोई दोस्त है क्या, कोई खास? जी हाँ, माजिद। भाभी, आपको कभी भी किसी चीज को जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। कहाँ मिलेगा इस वक्त? माजिद पार्टी के दफ्तर में होगा। केशव, क्या ये डिजाइन कितनी गलत है? सुनिए जी, कहिए। माजिद सिद्दीकी। मैं ही हूँ। आप कौन? अफजल जैसा दोस्त नहीं था, बहुत याद आती है सर। साथ ही पढ़ाई की, साथ ही बड़े हुए थे। यहाँ गांव में अफजल का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई पुरानी दुश्मनी? सर अभी तक तो आपको गांव वालों से मालूम पड़ ही गया होगा। मेरा दोस्त बहुत शरीफ बंदा था, लेकिन जबलपुर में कुछ हुआ हो तो वो मुझे नहीं पता। रजिया के बारे में जानते हो तुम? अफजल की मौत के बाद मैंने रजिया भाभी को फोन किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सदाब बोल रहा हूँ। ये नंबर तो रजिया भाभी का है ना? जी हाँ, मैं रजिया का शौहर। ओ, रजिया भाभी ने शादी कर ली? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बस मलाल इस बात का है कि ये फोन रजिया भाभी की तरफ से नहीं आया, पर ठीक है, अल्लाह की ही मर्जी। चलो इसी बहाने कम से कम शबनम और अरमान को बाप का साया तो मिला। लेकिन बेटी शबनम रजिया और शादाब के साथ नहीं रहती। इस बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं। क्या अफजल ने आपको कभी रजिया और शादाब के नाजायज रिश्ते के बारे में बताया? नहीं सर, उसने कभी नहीं बताया। और अभी तो आपने कहा कि अफजल आपका जिगरी दोस्त था। हाँ, मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा एक अच्छा दोस्त है, पर अब मुझे एहसास हो रहा है सर कि उसने कभी मुझे अपना नहीं माना, पर मेरे लिए वो आज भी दोस्त रहेगा। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब भी अपनी मंजिल से काफी दूर थी। हालांकि पुलिस जानती थी कि अफजल का कत्ल किसने किया था, लेकिन वो ये जानने में अब तक नाकाम रही थी कि अफजल का कातिल आखिर किस शतरंज का मोहरा था। अफजल का कत्ल आखिर क्यों किया गया और इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? 3 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या पुलिस किसी सुराग तक पहुंचने वाली थी, या फिर कोई सुराग पुलिस तक? शबनम, अच्छा किया जो तुम खुद अपना बयान लिखवाने के लिए आई। यकीन मान, छोटी सी छोटी जानकारी भी तुम्हारे अब्बू के कातिलों को पकड़ने में हमारी बहुत मदद करेगी। बोल। अब्बू ने अम्मी और शादाब को रंगे हाथों पकड़ा था। कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, कुछ नहीं जानना मुझे। आज के बाद सब नहीं। फिर उस रात अब्बू को ऐसे रोते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। वो इतना प्यार करते थे अम्मी से, और अम्मी ने क्या किया? पहले अफेयर, फिर अब्बू की मौत के बाद शादाब से शादी। अम्मी और शादाब को खुश देखा, और उनकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने ही अब्बू को हटाया अपने रास्ते से। तुम्हें लगता है कि? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, ये मेरी सोच है, लेकिन अब्बू की मौत की सच्चाई मैं नहीं जानती। हाँ पंकज, बोल। साहब, आपका बंदा मिल गया। यहाँ इमाम नगर के एक लॉज में छुप के बैठा है। उस पर नजर रख, हमारे। पहले बोल, सुपारी किसने दी? मेरे मालिक खलील इब्राहिम ने। अफजल शेख नाम है इसका, गाड़ी से उड़ाना, एक्सीडेंट लगना चाहिए। एडवांस 20,000, बाकी के 80,000 काम होने के बाद। मैं उससे मिलने उसकी दुकान पर गया था, दर्जी की दुकान पर। मंगेश, दुकान संभालने में खाना खा के आता हूँ। अफजल भाई, अब सलाम। सलाम। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, दरअसल मेरा नाम बाला है। आपकी कारीगरी की बहुत तारीफ है, इसलिए मिलने चाहिए। वो क्या है ना कि मैं एक छोटा सा गारमेंट का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, और मुझे एक काबिल साथी की ज़रूरत है जो मेरे बिजनेस को संभाल पाए। कहीं बैठ के बात करेंगे?
भाई साहब क्या है कि वो मैं भी खाना खाने घर जा रहा था, उसके बाद एक अर्जेंट डिलीवरी है, शाम को मिले। शाम को तो मेरी 4-6 मीटिंग्स हैं, लेट हो जाएगा। अंधेर रात को 10 बजे मिलेंगे। रात को 10 बजे बहुत लेट नहीं हो जाएगा? प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है कोई। हाँ तो फिर ठीक है ना, अपना वो जबलपुर बाईपास के पास जो फर्स्ट एग्जिट है ना, वहीं पर मिलते हैं रात को 10 बजे। चलिए ठीक है, फिर 10 बजे मिलते हैं बाईपास। तेरा सेठ खलील अफजल को क्यों मरवाना चाहता था? उसकी अफजल से क्या दुश्मनी थी? मुझे उसने कभी कुछ नहीं बताया सर। मेरी अफजल से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसे जानता भी नहीं था सर। अगर अफजल को जानता नहीं था तो मरवाया क्यों से? मैं नहीं चाहता था सर, ये कांड मुझसे करवाया गया। तुम्हें किसी और ने सुपारी थी? हाँ। मेरे एक दोस्त ने। कौन दोस्त? एक छोटे लेवल का पॉलिटिशियन है सरोनी गांव का, माजिद सिद्दीकी। अफजल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, शायद इकलौता। लंगोटिया यार था सर, हम सब कुछ साथ में करते थे। हमने गांव में किराने की दुकान भी खोली, हमारा धंधा चल निकला। अफजल एक दिन बोला कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो 2011 में वो जबलपुर के लिए चला गया पार्टनरशिप तोड़ के। बिजनेस टूटा, लेकिन हमारी दोस्ती फिर भी कायम थी सर। गांव वाले मिसालें दिया करते थे हमारी दोस्ती की। जबलपुर जाने के बाद भी हम लोग टच में तो थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। वाकई अफजल मेरी हिम्मत था सर। अगर अफजल तुम्हारी हिम्मत था तो उसे मरवाया क्यों? रज़िया ने कहा था उसे मरवाने को? नहीं। इलेक्शन जोक लग रहा तुझे? तू राजवीर सिंह जी के खिलाफ पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है। पूरा गांव राजवीर जी को वोट करेगा, तेरे अम्मी अब्बू, मेरे अम्मी अब्बू सभी। मतलब तुझे सिर्फ एक वोट मिलेगा, वो भी तेरा। मतलब तेरा भी वोट नहीं मिलेगा मुझे? यही दोस्ती है तेरी? अरे यार अब तू देख ड्रामा कर रहा है खाम का। अफजल, क्या जिंदगी में तू ही सिर्फ आगे बढ़ सकता है, मैं नहीं? देखना, इस पूरे इलाके में मेरे नाम का डंका बजेगा। कुछ करके दिखाऊंगा यार। हाँ भाई दिखा लेना यार। मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तू डाली पकड़े गया तो मैं गिरूंगा नहीं। देख माजिद यार, मुझे इन सब में मत घसीट। और तुम इलेक्शन हार गए। सर मुझे इलेक्शन हारने का कोई गम नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा फ्यूज उड़ गया। और माजिद काम में दामाद के पैसे भी जब्त करवा दिए। अरे मैंने कहा था कोई वोट करने वाला नहीं है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी राजू जी को वोट दिया है। छोड़ ना यार, वो तो मैं अगली बार जीत जाऊँ। लेकिन ये बता बे कि तूने वोट दिया कि नहीं? देख यार सही बताऊं तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यार बुरा मत मानना, एक पुरानी कहावत है, किसी गधे को अगर नदी किनारे छोड़ दिया जाए तो पानी तो खुद पी लेगा, लेकिन कभी घोड़ा नहीं बोलता। खंजर की तरह चुप गई थी अफजल की बात मेरे दिल में। मेरे लिए इतना बैर, ये बात अटक गई थी मेरे जहन में। मैंने इतना गुस्सा, इतनी नफरत किसी से नहीं की थी जितना मैं अफजल से करने लगा था। मुझे बदला चाहिए था सर। ये बदला तुमने 1 लाख में खरीदा खलील से, जिसे 20,000 में दिलवाया धर्मेंद्र से। माजिद, जो दोस्त मुंह पर सच बोल दे उसके दिल में बैर नहीं होता। बैर अफजल के दिल में नहीं था, बैर तुमने पाल रखा था अपने दिल में अफजल के नाम। माजिद सिद्दीकी को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही खलील इब्राहिम और धर्मेंद्र कुमार को भी आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस कत्ल की वजह से रजिया का परिवार बिखर गया था और फिर संभला तो पहले जैसा कभी ना हो पाया। एक बेटी ने अपने अजीज अब्बू को खोया जिसकी वो दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत करती थी, और दूसरी तरफ पुलिस के खबरी पंकज को खास इज्जत बख्शी गई क्योंकि उसकी एक ब्लाइंड टिप के आधार पर पुलिस एक ऐसा केस क्रैक कर पाई जो 3 साल पहले अनसुलझा करार दे दिया गया था और उसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी। खून का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का, सामने वाले के जज्बात और प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। सालों से अंदर ही अंदर उबल रही रंजिश
किसी एक हरकत या चंद शब्दों की वजह से उमड़ पड़ती है और उस नफरत के शिकार होने वाले को याद तक नहीं रहता है कि उसने किसी को ठेस पहुंचाई थी, जैसा कि इस केस में अफजल शेख के साथ हुआ। क्या अफजल के कत्ल की वजह सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद था, या फिर बचपन से ही माजिद ने अपने दिल में अफजल को एक प्रतिद्वंदी ज्यादा और दोस्त कम समझा? शायद माजिद को भी अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या उमड़ रहा है, लेकिन जुर्म करने की कोई भी वजह उचित नहीं होती। ऐसी किसी भी प्रतिक्रिया से सतर्क रहना चाहिए। अगर मन में ऐसे ख्याल आते हैं या घर करने लगते हैं तो समझदारी से आगे बढ़ने में ही हमारी और हमसे जुड़े लोगों की भलाई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।